नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम सौर्य पथ में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी जी, रिटायर्ड। सर, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, जैसे आप हैं। हम सभी हिंदुस्तान में हैं, सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, हमारे दर्शक बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल। और देश में दीपावली की धूम है, दीपावली की तैयारियां चरम पर है, लेकिन कहीं ना कहीं देश दुनिया की जो निगाहें हैं वो इजराइल और हमास पर है। सर, 34 से 35 दिन इस लड़ाई को शुरू किए हुए हो गया, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है। खास करके हिजबुल्ला और हुथी विद्रोहियों ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में इजराइल के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? अंकित, देखिए, हम लोग तो कवर कर रहे हैं शुरू से ही, डे 1 से जो भी घटना वहाँ हुई है। कह रहे हैं कि जल्दी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, वो हमने बिल्कुल शुरू में ही, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों ने शुरू में एनालाइज करके बोला था कि जिस तरह से ये एक्शन हुआ है, जिस तैयारी के साथ हमास ने ये जो भी हम कहेंगे, क्योंकि वो फौज तो है नहीं, लड़ाई नहीं कहेंगे, तो वो एक तरह से जो क्रूरता की या जिस तरह से एक्शन लिया, वो इजराइल तो बिल्कुल ही नहीं भाग पाया था, समझ पाया था कि ऐसा होगा, जो कि एक बहुत बड़ी कमजोरी हमने मानी थी। और उसके बाद भी देखिए, इनको समय लगा संभलने में। ऐसा नहीं हुआ था कि तुरंत संभल गए थे। और अभी आप जो बात कर रहे थे कि हम लोग हैं सुरक्षित हैं अपने देश में, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हमको जो हर एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। इससे हमें काफ़ी सबक लेना पड़ेगा, जो हम एक बार बात कर चुके हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। अभी देखिए, इस समय 1 महीने आपने बिल्कुल कहा, 34 दिन, और कम नहीं होता। लोगों ने लंबा समय हो गया आप, और वो भी छोटी जगह है, इतनी बड़ी इलाका नहीं है जहां लड़ाई हो रही हो। और आप देखिए, अगर कंपेयर कीजिए रशिया यूक्रेन में, तो कितनी बड़ी जगह, वहां तो लाखों किलोमीटर का सवाल है। यहाँ तो कुछ किलोमीटर का, कुछ 100 किलोमीटर, और अभी तो टोटल 40-50 किलोमीटर जो ये कह रहे हैं उसको लेके चलें। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये 34 दिन हो गए और युद्ध का अभी भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसके कब्जे में क्या है। हालांकि इजराइल ने कल जरूर बोला है कि उन्होंने नॉर्थ गाजा पर कब्जा जमा लिया है, कर लिया है, लेकिन हम आगे देखते हैं। अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर हम जाते हैं तो इसमें इजराइल की रणनीति जो थी, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी बात किया था कि ग्राउंड ऑफेंसिव जो इजराइल का था वो थोड़ा डिले हुआ था। और डिले क्यों हुआ था? जमीनी लड़ाई जो है, जी है, जमीनी लड़ाई, क्योंकि उससे पहले दोनों तरफ से मिसाइल्स और एयर वॉरफेयर ही चल रहा था। डिले क्यों हुआ था? 2-3 कारण हम लोग पहले भी लाए थे, अभी भी दर्शकों के लिए हम ये कह सकते हैं। देखिए, 2 कारणों से हुआ था। पहला तो डिले इस वजह से हुआ कि इजराइल का शॉक खत्म नहीं हुआ। इजराइल को मोबिलाइजेशन में समय लगा। बिल्कुल, हमने पहले कहा था कि इजराइल की एक 1.7 लाख की स्टैंडिंग आर्मी थी, जो अगर देखा जाए 2-3 फ्रंट के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि थे ना लेबनान भी, यहाँ भी इतना, और उनके यहाँ होता भी नहीं है स्टैंडिंग रेस्ट। इजराइल शायद इसके लिए तैयार नहीं था, या इजराइल ने हल्के में ले लिया? बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया, क्योंकि देखिए उनके यहाँ क्या है, दो जो सिस्टम है, एक स्टैंडिंग आर्मी का है और दूसरा जो है रिजर्व है। तो 3.3 लाख रिजर्व थे, टोटल 5 लाख, लेकिन रिजर्व सारे तो एक जगह है नहीं, कोई नौकरी पर है, कोई बाहर है, कोई कहीं है। तो मैं ये मान के अगर चलूं कि 50% को आप इमीडिएट मोबिलाइज कर सकते हैं, जो वो सोचते हैं, उनको भी करने में उनको 2-3 दिन का समय लग गया। बिल्कुल। और वो 3-4 दिन जो भी समय लगा, उस समय तो हमास को मिलता गया, तो हमास अपना फायर करता रहा। इन्होंने जरूर दूसरे दिन से रॉकेट उन्होंने एयर अपना शुरू कर दिया था, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर जो पहले से मिली थी वो अभी तक इनको पूरी नहीं मिल पाई थी। टनल्स आप देखिए, ये इनको एक शॉक लगा कि इतनी ज़्यादा टनल्स हैं, पहले नहीं कर पाए थे। हालांकि ऐसा नहीं था, पहले हम लोगों ने बात की थी यहीं पर 2017 में लेबनान की तरफ से टनल्स इन्होंने देखी थी जो इनके अंदर तक आई थी, हिजबुल्लाह की, जो इन्होंने ब्लॉक किया था। तो ये तो पहले से उसमें होना चाहिए सबके परव्यू में कि हाँ, इनके इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़र होनी चाहिए थी कि क्या ये चीज़ हमास भी कर रहा है। और जिस तरह से, मैं थोड़ा दोबारा इस पर बोलना चाहूँगा, टनल के ऊपर देखिए, पिक्चर्स तो अभी आनी शुरू हुई हैं। बिल्कुल, अभी 2-3-4 दिन से पिक्चर जो आनी शुरू हुई हैं। पहले हमने यहाँ बात की थी कि टनल देखिए, इन्होंने डबल डेकर टाइप टनल बना रखी थी, 15 मीटर नीचे और फिर 80 मीटर नीचे तक। और ये टनल नहीं थी कि नॉर्मल टनल है कि हम समझते हैं कि टनल होती है बस निकल जाए, ट्रेन निकल जाए। इन टनल्स में पूरा इनका
रहने की जगह थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से है। रहने की जगह, स्टोर करने की जगह, पूरा स्टोरेज सिस्टम था उसके अंदर। उसके अंदर हथियार से लेकर के राशन पानी तेल सब इकट्ठा किया हुआ था। रहने की जगह थी, बिल्कुल। कम्युनिकेशन इतना था, कमांड एंड कंट्रोल सेटअप, कमांड कंट्रोल सोचिए कितनी बड़ी है, उसके लिए कितने सिस्टम्स लगाए जाते हैं, सारा सिस्टम था। इन्होंने कोई जो है इंटरनेट या ऐसी टाइप की जो चीज़ें थी वो नहीं लगाई। बिल्कुल। इन्होंने सारा वायर्ड सिस्टम रखा था, नेट वगैरह सब वायर्ड था। कोई मोबाइल सिस्टम ऐसा नहीं था कि जो ऐसे हो और पकड़ में आ जाए। तो ये काफ़ी मतलब सोच समझ के किया गया था। और क्वेश्चन मार्क यही उस समय भी था, अभी भी है, जो इजराइल ने जो पिक्चर्स जारी किए हैं, वीडियो जारी किए हैं इनका, कि ये समझिए कि ये हमारे यहाँ एक टनल अगर आप देखिए मेट्रो की बनती है तो साल लग जाते हैं बनने में, और छोटी 500 किलोमीटर टनल जिग जैग बनाना सालों लग गए होंगे। सालों लग जाते हैं सर। तो ये सब चीज़ इतना आसान नहीं था बनना, और इसकी भनक न लगे, ये तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस फेल्योर पूरी तरह समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ जो है जिसको हमें बहुत केयरफुल रहना है इसके बारे में। और दूसरी ये देखिए कि मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये टनल वॉरफेयर कंबाइंड विद अर्बन वॉरफेयर जो हम कहते हैं, गुत्थम गुत्था लड़ाई, जो ये बिल्टअप एरिया शहरी लड़ाई जिसे कहा जाता है, ये शहरी लड़ाई तो एक अलग ही लड़ाई है, और उसके अंदर आप टनल को ऐड कर दीजिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि ये युद्ध आप देख रहे हैं इतना लंबा खिंच रहा है। अभी भी खींचेगा, अभी भी खींचेगा। इसलिए देखिए अभी जो बोला है इजराइल ने कहा है कि उन्होंने जो है गाजा पर कब्जा कर लिया है। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से मैं अगर मिलिट्री बैंड की बात करूं, गाजा पर कब्जा में तब इन्होंने ये कहा है कि 130 टनल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो भी करने में देखिए कितना समय लगा इनको। इन्होंने पहले जो है इनके पास ये कुछ बॉम्ब्स थे, उन बॉम्ब्स को इन्होंने उस पर डाला, बिल्कुल, जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स कहते हैं। अलग अलग उनकी कैपेसिटी, उनके अगर नंबर्स में बताऊं तो जो मॉडल से GU-25, GU-28 और GU-52 करके 3 तरह के थे, लेकिन उनका बहुत इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टनल्स ऐसी बनी थी, इतनी इफेक्टिव थी, इतनी नीचे थी कि उन बॉम्ब्स का इफेक्ट नहीं हुआ। तो जहाँ जहाँ उन्होंने फिर एयर बॉम्बिंग की, फिर उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग की पहले कि है कहाँ, ऐसे बॉम्बिंग करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद से इन्होंने जो है अभी देखिए आपने बुलडोजर इस्तेमाल किया टनल्स को ध्वस्त करने में, फिर इन्होंने एक्सप्लोजिव लगाया टनल्स को ध्वस्त करने में। एक FAE होता है, फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव, वो इन्होंने लगाया उसके अंदर। वो क्या करता है, जब बर्स्ट होता है तो पूरा ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वो ऑक्सीजन खींचने से अपने आप को इसमें बचेगा नहीं। तो एक इन्होंने वो लगाया, लेकिन उसमें देखिए पहले डर बहुत था। अगर आपको इंटेलिजेंस नहीं है कि वहाँ कहीं हो सकता था कि होस्टेज हो, वहाँ पर खुद के होस्टेज हो आपने लगा दिया, तो आप तो फिर ऐसे ही आप जवाब कैसे देंगे, क्या कर रहे हैं। उसके साथ देखिए अभी एक ये वॉरफेयर था, तो ये उससे लड़ना था। दूसरा हम जो बात कर रहे थे शहरी लड़ाई की, अब शहरी लड़ाई में आपको पता है सकरी गलियां हैं, उतना ही रोड है, आप ओपन एरिया में तो आप मैनवर कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, आप दूर से आप एम ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप निकल गए तो आप वल्नरेबल है, क्योंकि वो तो कहीं छुपा हुआ है। दूसरा, इन्होंने एयर बॉम्बिंग करके काफ़ी बिल्डिंगें गिरा दी थी, काफ़ी मलबा फैला हुआ था। तो इनकी जो कैपेबिलिटी है मैन्यूवर करने की, वो कम हो गई थी इजराइल की। हमास फिर भी उनके बीच में भी कहीं टूटी फूटी बिल्डिंग से लेकर मलबे में जा करके भी इनके ऊपर हमला कर सकता था, जो ये देख नहीं सकते थे। वो उसको एडवांटेज मिला। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये काफ़ी फ़र्क पड़ा। दूसरा देखिए अभी जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया, ये एग्रीड कि ये काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कल देखिए, कल कोई रॉकेट फायरिंग नहीं हुई इजराइल के ऊपर। तो कहने का मतलब कि कुछ जगह पर इन्होंने काफ़ी कमांडर्स मार दिए। कमांडर्स मारने का देखिए एक ही मतलब होता है कि मोराल डाउन हो जाता है कि भाई कौन अब ऑर्डर देगा, क्या करेगा। हालांकि सेकेंड रैंक एक और ये बना के रखते हैं ऑलरेडी, इनके साथ हर एक मिलिटेंट ग्रुप रखता है कि भाई ये नहीं रहा तो दूसरा तो होगा। और वो जानबूझ करके अपनी पूरी फौज में तो आप देखते हैं कि सबको पता है कौन कमांडर कहाँ है, वो बताते नहीं हैं। ये आ गया तो उसके बाद ये आएगा, इसलिए नहीं बताते कि फैल गया तो इसको ही मारेंगे, उसको ही मारेंगे। इन्होंने 30 कमांडरों को कह रहे हैं मारा है, लेकिन हमास अभी भी चल रहा है।
और देखिए हमास फौज हमास तो में कितने लोग हैं, वही कहाँ से हैं, इनका कहना है कि इजराइल का क्या खुद का है? एस्टीमेट 30,000 का था। अब ये भी नहीं एस्टीमेट है, अब कह रहे हैं 10,000 पैलेस्टीनियन मारे गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 65-70% तो औरतें और बच्चे हैं। तो एक्चुअली हमास के कितने मरे हैं? इजराइल खुद कह रहा है कि 350 इनके मारे गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जब से 4-5 दिन से ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया, ज़मीनी लड़ाई, 32 मारे गए हैं। हालांकि इजराइल देखिए बहुत कंजर्वेटिव होगा बताने में, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ एक एक आदमी मरता है तो इजराइल में कितना बड़ा इसके ऊपर असर होता है वहाँ पॉपुलेशन पर। लेकिन अगर हम ये भी ले लें कि 32 मारे गए, तो देखिए अभी ये कह रहे हैं नॉर्थ गाजा में, अब पूरा गाजा नहीं बोला इन्होंने, नॉर्थ गाजा की बात की है। और नॉर्थ गाजा में भी कुछ 2-3 शहर हैं जहां पर इजराइल ने अभी वीडियो जारी किया। 3 वीडियो इजराइल के आए हैं कल या परसों के 3 वीडियो उन्होंने दिए हैं, वो भी पुराने वीडियो हैं 2-3 साल के। अब मैं सिर्फ एक, इससे पहले कि मैं वीडियो बजाऊं, टैक्टिक्स की बात जरा देखते हैं इजराइल ने क्या किया। इजराइल ने पहली जो चीज़ की, उन्होंने एयर बम्बार्डिंग की कि जो है इनको जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस थी वहाँ तो कम से कम वहाँ से दोबारा अटैक नहीं करें इसके ऊपर, इनके ऊपर। सो इन्होंने एली टनल के लिए इन्होंने कोशिश की कि पहले इंटेलिजेंस लिया जाए कहाँ कहाँ है, जिससे कि बाकी जगह नुकसान, अब इनका अम्यूनिशन भी वेस्ट हो रहा था, फायर किए जाए, बिल्डिंगें गिराए जाइए, लेकिन अगर हमास वालों का नुकसान नहीं हो रहा तो चलते रहेंगे। बाद में जब इनको पता लगा कि इनके टनल या कमांड कंट्रोल हेडक्वार्टर मस्जिदों के नीचे, हॉस्पिटल्स के नीचे, ये जो रिफ्यूजी कैंप्स के नीचे हैं, तो वहाँ भी इन्होंने खाली करने की दी। नहीं खाली हुआ तो इन्होंने वहाँ बम्बार्डिंग की, वहाँ पर ध्वस्त किया। तो इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई कि पहले तो आइडेंटिफाई करें कि हैं कहाँ, दिमाग में रखते हुए कि हॉस्टेजों का कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्टेज सिर्फ इन्हीं के नहीं हैं, अमेरिका के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, इटली के भी हैं, 2 कनाडा के भी बताए जा रहे हैं, और इनकी छोड़िए जो नेपाल और बाकियों के हैं। तो ऐसे करके 239 तो इनका कहना है, एक्चुअली कितने हैं अभी तक नहीं पता है। तो ये भी साथ में इनको देखना था। दूसरा इनको देखना था कि ये जो इन्होंने रोबोज का इस्तेमाल किया पहले, कि रोबोज आकर के अंदर देखे बिल्कुल कि कहाँ पर क्या है, जो इंटेलिजेंस मिले उससे हम काम करें। फिर उन्होंने स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि रोबो तो ये नहीं बता पाएगा कि अम्यूनिशन या हथियार या गोला बारूद क्या है, जगह बता देगा लेकिन क्या है ये नहीं बता सकता था। स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया, जो वो भी बताया कि कहाँ पर क्या था। उसके बाद फिर इन्होंने अपने तीनों चीज़ें, चाहे वो जहाँ एयर से हो सकता था एयर से किया, या जहाँ आर्टिलरी या ये बॉम्ब्स डाल के हो सकता था, जहाँ हमने बात की एक्सप्लोजिव वो डाल के कर सकते थे, वहाँ पर वो किया। मैनुअल जहाँ पर पॉसिबल था वो किया। तो उस हिसाब से इन्होंने ब्लॉक किए 130, लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी है वहाँ पर। दूसरा अभी देखिए 3-4 जगहों में जो इनकी है वहाँ पर लड़ाई, अब इन्होंने तो अपनी टैक्टिस की, हमास ने भी अपनी टैक्टिस रखी, और अभी भी हमास बोल रहा है कि हम लड़ेंगे। हमास भी अपनी टैक्टिस बदलता रहा, और हमास ने अभी गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया अर्बन, उसमें इनको बूबी ट्रैप करने लगा, जो बहुत आसान था। बिल्डिंग में अगर आप जाएंगे वहाँ बूबी ट्रैप लगा दिया तो मुश्किल होता है, बूबी ट्रैप जल्दी पता नहीं लगता। जितने में हमने कहा कि मलबे हैं उसके अंदर से बूबी ट्रैप लगा दिया तो और मुश्किल है। फिर उन्होंने अपने स्नाइपर्स लगा दिए इन बिल्डिंगों में, उनको पता था कि किधर से आएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड जो रास्ता है वहीं से आना है, तो वहाँ से भी जो है इनके ऊपर वो फायर करने लगे। तो ये जो अभी बात हो रही थी कि 30-32 मरे हैं इनके सैनिक, वो जो है इसी वजह से मरे हैं। और ये देखिए इन्होंने एम्बुश भी लगाया है वहाँ। उस एम्बुश में देखिए इन्होंने क्या किया, जिस जगह का ये लोग नाम ले रहे हैं कि एक बेट हनोन करके एरिया है, अतराता है, और अल शफा करके जो मेन एरिया है, मैं नॉर्थ गाजा की बात कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पर इजराइल ने बोला है कि हमने पूरा कब्जा कर लिया है, उस इलाके में एम्बुश हुए हैं इनके लोग। तो अब ये चूंकि फौज तो है नहीं, कितने सरेंडर कर गए, अभी तक एक भी नहीं आया कि कितने हमास के लड़ाकों ने सरेंडर किया है। हालांकि ये भी है कि इन्होंने काफ़ी सिविलियंस कम इन्होंने हमास के लड़ाकों को कैप्चर किया है, बंदी बनाया है, होस्टेज लिया है, क्योंकि इनको ये भी चाहते हैं बार्गेनिंग के टाइम अपना इनको चाहिए, जो इन्होंने अभी बताया नहीं है। बिल्कुल 1-2 बार बीच में बताया था, उसके बाद बताया नहीं है। तीसरी चीज़ है कि एंटी टैंक रॉकेट्स की इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हमास। आपने न्यूज़ देखा कि कैसे एक बरकवा जो इनका टैंक है, जो कि बड़ा अच्छा टैंक माना जाता है, जो कि अमेरिका के चैलेंजर के बराबर माना जाता है, जर्मनी के लेपर्ड टैंक के बराबर माना जाता है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नया है,
बट उनके बराबर माना जाता है। उनके भी नए वर्जन्स आए हैं जिन्होंने अभी यूक्रेन को दिए थे, पुराने वर्जन दिए थे, नए नहीं दिए, बट उनके बराबर का माना जाता है। उस टैंक को इन्होंने जो एक शेप्ड चार्ज होता है आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होता है, उससे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो एक अलग बात है। तो ये चीज़ अभी चल रही है। तो लड़ाई अभी मैं नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई, लड़ाई जारी है। हमास अभी भी कह रहा है कि हम तैयार हैं। सर एक चीज़ लगातार होती है कि युद्ध बातचीत के जरिए रोकी जा सकती है। यहाँ बातचीत पॉसिबल है क्या? रूस यूक्रेन के बीच तो लगातार कहा जाता है कि आप बात कीजिए, बात से सुन। देखिए, यहाँ हमास और इजराइल के बीच बातचीत पॉसिबल है? इजराइल किससे बात करे? देखिए, बातचीत तो है, पॉसिबल है, और हमेशा एक बैक चैनल रहता है। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बोला है। बिल्कुल, उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कहा हम इजराइल के ऊपर जो हमास ने किया, जो कृत्य या कुकृत्य कहें, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन भी एक राज्य होना चाहिए और इजराइल, दोनों को एग्जिस्ट होने चाहिए। टू नेशन थ्योरी ये होनी चाहिए, भारत कहता है। और भारत ने ये भी बोला है कि ये शांति से ही हो सकता है, बातचीत से ही हो सकता है, सिर्फ लड़ाई से नहीं हो सकता। अभी आप देखिए हो क्या रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम तो पूरा गाजा खाली करा करके लेंगे, जब कि हम जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं, हमास का खात्मा करेंगे। इसमें उसको अमेरिका का सपोर्ट हासिल है कि हमास का खात्मा करना है। लेकिन बात वही आ जाती है जो एक बार पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमास क्या एक आदमी है? हमास तो एक आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। और उसके फॉलोअर सिर्फ यहीं तो नहीं है ना, उसके फॉलोअर तो कई जगह हैं। हाँ। एक को खत्म करेंगे दूसरा आ सकता है। अभी देखिए, अमेरिके के कुछ सेंटर्स ने बोला है कि भाई अगर आप ऐसे करेंगे, इतने लोगों को मारेंगे तो क्या होगा, जो नई जनरेशन से कुछ लोग और आएंगे कि भाई आगे बढ़ो प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी क्या हमास क्या कर रहा है, ये ईरान में जो है, इसने आपने देखे हैं पोस्टर्स आ गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल सही हैं कि ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने की है। अगर बातचीत का रास्ता है, और रास्ता देखिए हो भी रहा है। हम आगे जब बात करेंगे तो देखेंगे कि कैसे बातचीत का रास्ता है। लेकिन अभी जो है इजराइल ने, जरूर इजराइल की सेना इतनी बड़ी है, देखा जाए तो हमास के सामने तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हमास ने इतना बड़ा कर दिया था इजराइल में। तो अब जो है वो आगे बढ़ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्थ गाजा में मैं कहूँगा 80% तो कर ही चुके हैं। 100% मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो छोटे पॉकेट्स रह गए हैं, हो सकता है उनको उन्होंने नहीं अभी कुछ किया हो, बट जो बाकी बचा इलाका है उसमें अगर करना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं तो बहुत समय लगेगा। लेकिन नॉर्थ गाजा पर इसलिए फोकस हो रहा है कि देखिए, नेतन्याहू का अगर आप पहले उनकी जब प्रधानमंत्री थे उस समय जाएँ, बाद में भी वो कहते रहे हैं और वो सेटलमेंट कराते रहे हैं उस इलाके में। नॉर्थ गाजा में इजरायली सेटलमेंट्स करते रहे हैं कि वो हम और बढ़े इजराइल। तो ये चीज़ नॉर्थ गाजा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बातचीत तो काफ़ी चल रही है कि वो कैसे हो। यहाँ तक बात अभी आ गई है कि गाजा पूरा जब इजराइल कैप्चर कर लेगा तो उसको कैसे किया जाए, एडमिनिस्टर किया जाए। ये अमेरिका से भी स्टेटमेंट आया है। लेकिन हम चूंकि अभी बात करेंगे लड़ाई की, फोकस की अभी यही है कि इजराइल ने बोला है कि वहाँ तक कर लिए हैं, मतलब उनको एक बेस मिल गया है, एरिया क्लियर हो गया है। और इसके हिसाब से मुझे लग रहा है उनको और इंटेलिजेंस मिलेगी, जो उन्होंने जिनको अभी कैप्चर किया हुआ है या जो देखे हैं अभी कि कैसे कैसे बनी हैं टनल्स, इसके हिसाब से उनको और आइडिया मिलेगा। और जितना डिले अभी हुआ था, हो सकता है इससे जल्दी करें, लेकिन फिर भी अभी समय लगेगा। इजराइल के पास भी एम्युनिशन की कमी हो रही है, हालांकि काफ़ी एम्युनिशन अभी अमेरिका से ऑलरेडी आ चुका है उनके पास। देखिए, रॉकेट्स की कमी हो रही है, आर्टिलरी शेल्स की कमी हो रही है जो उन्होंने ऑलरेडी मंगाया है। और ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है, देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि पैदल से ना ऐसे ही चल जाए, उसके ऊपर एयर कवर होना चाहिए, उसके ऊपर आर्टिलरी और टैंक्स का भी सपोर्ट होना चाहिए कि वो पहले इलाका उसके लिए तैयार करें कि इन्फेंट्री आगे बढ़ जाए। इन टनल्स को, उन इलाकों में जहाँ पर स्नाइपर्स बाकी हो सकते हैं, उनको इंजीनियर्स चाहिए, कॉम्बैट इंजीनियर्स जो इनकी है, जो अभी इनके टनल्स देख रही है, उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, वो जा कर के देखें, रास्ता भी बनाएं अगर ज़रूरत पड़े। तो ये सब काफ़ी मैन्यूअर होते हैं जिसके बाद ही आगे बढ़ पाते हैं। वही बात वही हो जाती है ना कि आजकल हवाई युद्ध की ज़्यादा बातें होती है। रूस यूक्रेन के बीच भी हमने देखा कि किस तरीके से हवाई फायर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंज दूसरा, यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। और पूरा का पूरा चैलेंज जो हमास ने दिया है वो आपको
जमीनी लड़ाई पे दिया है। बिल्कुल, देखिए एक चीज पुरानी भी कही जाती है, देखिए विक्ट्री इज स्टिल मेजर्ड बाय फुट। आपको जाके खुद कब्जा करना पड़ेगा ही। अब आप कह दें कि हमने हवाई फायर कर दिया, प्लास्टर कर दिया और हम काबिज हो गए, वो तो कहीं भी तीर चलाने की बराबर वो तो कोई फायदा नहीं है। तो अब वही चीज देखिए, अभी वही गलती रूस ने पहले की थी। रूस ने सोचा कि हमने तो हवाई हमला कर दिया, अब कोई वो नहीं है, लोग चले गए, एरिया हो गया, वो नहीं हुआ। उसने टैंक्स वगैरह लगाए बाद में उसने अपने डिफेंसेज बनाए, डिफेंसेज नहीं लिए थे, मैन पावर नहीं लगाया था। तो वही चीज यहाँ पर है, बट जो हम बात कर रहे हैं उसमें यही है कि हाँ अभी भी समय लगेगा इनको साउथ गाजा तक पहुंचने में। सिविलियंस अभी काफ़ी हैं जिनको उन्होंने साउथ गाजा में भेज दिया था, उनका क्या होगा? नॉर्थ गाजा तो इन्होंने खाली करा लिया काफ़ी, जब तक साउथ खाली नहीं कराएंगे फिर कैसे अटैक करेंगे वहाँ पर, कैसे कब्जा करेंगे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है अभी, लेकिन बिल्कुल इन्होंने नॉर्थ में अभी भी क्लियर करेंगे और ये ज़रूरी है कि उन्होंने उतना कैप्चर कर लिया है। और अभी ये गाजा सिटी की बात करें, नॉर्थ पूरी गाजा की नहीं बात करने कि उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। नॉर्थ साउथ के बीच में एक नदी बहती है, तो ये वहाँ तक नदी भी नहीं पहुँचे हैं, पहले हैं अभी, लेकिन हाँ कहना तो पड़ेगा कि इन्होंने उतना तो हासिल कर लिया है, काफ़ी मुश्किल से हासिल किया है, कीमत देकर हासिल किया है। अब अगर उनको रास्ता मिल जाता है तो ये पूरा डिपेंड करेगा कि हमास साउथ में अपने आप को कितना ताकतवर बना रखा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि अब तक जो 34-35 दिनों की हम बात कर रहे हैं, बढ़त किसको है? देखिए बढ़त तो मिली है इजराइल को, और इसलिए मिली है कि अमेरिका का फुल सपोर्ट है, बाकियों का भी कुछ देशों का है, वेस्ट का सपोर्ट है, आप कह सकते हैं। हाँ वेस्ट का भी, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा फर्क है, वेस्ट का उतना वो सपोर्ट नहीं है जो नाटो का पूरा यूक्रेन को था। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में कई चीज़ें चल रही हैं। ये चल रहा है कि पॉज होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन नुकसान ज़्यादा हो रहा है, वो भी चीज़ें आ रही हैं मदद के लिए। जैसे वहाँ पर था जर्मनी इटली और सामान भेज रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, उस तरह की मदद नहीं है। और जिस तरह चल रहा है देखिए, अमेरिका के खिलाफ लोग ज़्यादा हैं, हमास को भी सपोर्ट पूरी मिल रही है, अरब देशों की मिल रही है, तो ये एक तरफा नहीं है। रूस चीन की भी मिल रही है, रूस चीन की भी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जो रॉकेट्स और जो चीज़ें हमास फायर कर रहा है आज की डेट में, वो अपने आप तो ला ही नहीं सकता, और ईरान भी दे रहा है, तो ईरान के पास भी कई चीज़ें नहीं थी जो वो खुद कर सकता था। और आप देखिए ईरान और चीन और रूस के क्या संबंध हैं, तो इसमें उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि उधर से भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और चूंकि इजराइल को हमास लगातार चैलेंज कर रहा है, हमने देखा है किस तरीके से क्षति जो है वो दोनों साइड की हुई है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमास बैकफुट पर आया है तो अब तक ऐसा नहीं देखा गया है। पूरा का पूरा वो इजराइल को चैलेंज कर रहा है, इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, कहा जा रहा है कि आगे भीषण युद्ध भी हो सकती है। तो ऐसे में हमास की जो क्षमता है, ताकत है और आत्मविश्वास है, ये उसको कहाँ से मिल रहा है, इसके स्रोत क्या है? अंकित, ये अगर आप जाएं पीछे, थोड़ा सा हम पीछे जाके देखिए, आप देखिए जिस तरह का अटैक हमास ने किया, वो आज तक लगभग मैं कहूँ कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था। बिल्कुल, ना ISIS ने, ना अलकायदा ने। अलकायदा ने 9/11 किया, बट वो तो सिर्फ एक प्लेन था, एक प्लेन ही था जो वहाँ गया, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह जाना, इतना प्लान करना, और हमास ने अपनी, देखिए हमास की गवर्नमेंट 2007 से है वहाँ पर। बिल्कुल, हमास ने बीच में एक भरोसा दिलाया इजराइल को और बाकियों को कि हम अब विकास पर ध्यान देना चाहते हैं, इन सब चीजों से दूर हो गए। अब इससे हम तालिबान, इसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। हालांकि छिटफुट वो चलती रही, इनकी ऐसा नहीं कि बंद रहा, चलता रहा छिटफुट। और सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो इजराइल ने कंट्रोल तो छोड़ा नहीं था, खाली कर दिया था, बट कंट्रोल नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी हमास ने अपनी गवर्नमेंट तो चलाई ही, अपनी मिलिट्री विंग भी रखी, जो मिलिट्री विंग अपनी तैयारी करती रही, और उस चीज़ को उन्होंने आगे नहीं आने दिया। तो आप सोचिए इंटेलिजेंस सिस्टम कितना बड़ा है कि उन्होंने एक एक जानकारी ले ली इजराइल के बारे में, कौन सा गेट है, उस गेट पर कितने लोग रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ पर उनका उस गेट का कंट्रोल सिस्टम कहाँ से है, तार कहाँ से आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल बारीकी जानकारी ली। तो ये जो कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि हमास ने अभी भी अपना घुटना नहीं टेका, और हमास कभी ये नहीं बोला कि हम मर रहे हैं या ये कर रहे हैं, हमारे इतने मर गए, उसने कभी नहीं बोला है। हमास सिर्फ बोला इतनी पैलेस्टीनियंस मारे गए,
कभी नहीं बोला कि हमारे इतने कमांडर मारे गए, हमारे इतने वो हैं हमास के। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो वैसे आ ही नहीं रहे ना, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो बिल्कुल सही है कि वो अभी तक घुटने यही इजराइल के लिए चैलेंज भी है। बिल्कुल, क्योंकि वो घुटने टेकने के मूड में नहीं। आप देखिए, हमने अभी बात की, एम्बुश कर रहे हैं वो, उनको जो मौका मिल जा रहा है। तो मेरे कहने का दूसरा मतलब ये है मिलिटरली कि बहुत ट्रेंड है ये, इनकी ट्रेनिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन जो है इतना किया गया है। हालांकि बीच में देखिए एक और खबर आई थी कि ये कोई इंजेक्शन भी इनको देते रहते हैं जो कि आदमी को और ज़्यादा उग्र बना देता है बिल्कुल जाने से पहले लड़ाई में। और जो उन्होंने कृत्य किए वो लोगों का कहना ये है, जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, कंफर्म तो कोई नहीं कर रहा, बट ये कहा जा रहा है कि ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं। वो पहले ISI से अलकायदा भी इस्तेमाल करते थे, खास करके सुसाइड बॉम्बर्स के लिए। वो चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल किया जो लोग गए थे 7 अक्टूबर को इजराइल में। तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं और इस लेवल पर ये पहुंच जाते हैं तो इनको नीचे करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको अपने जान की परवाह नहीं रहती। तो वो चीज़ अभी भी है। प्लस ट्रेनिंग, कहा तो ये जा रहा है सितंबर तक इनके लड़ाकों ने ईरान में ट्रेनिंग ली है। इनको आर्म्स एम्युनिशन देखिए जो मिल रहे हैं, कितने अच्छे किस्म के मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान से ही जितने पाए गए हैं, ये मैक्सिमम जो है ईरान से मिल रहे हैं। यहाँ तक इजराइल ने हालांकि पहले ये जरूर दिखाया था कि कुछ आर्म्स एम्युनिशन नॉर्थ कोरिया के उसके मिले हैं, कुछ एम्युनिशन इनके रूस के बने मिले हैं, और कुछ एम्युनिशन यूक्रेन के भी जो नाटो वाले एम्युनिशन है वो मिले हैं, जिसका यूक्रेन ने स्टेटमेंट दिया था कि ये हमारे सप्लाइड तो हो ही नहीं सकते, रूस ने जो कैप्चर किए हैं हमसे वो एम्युनिशन हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये होने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा तैयारी इनकी थी। थ्रू ईरान वेपन्स बिल्कुल पहुंचे हैं, रूस ईरान वेपन्स ही नहीं पहुंचे हैं, ट्रेनिंग भी हुई है। बिकॉज बिना ट्रेनिंग के आप फायर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ट्रेनिंग के समय कुछ गलत हो जाए, सही हो जाए, उनको ठीक करना है, स्टोरेज कैसी करनी है, स्टोरेज में क्या उनको होनी चाहिए चीज़ें, सावधानियां बरतनी है, बहुत चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ये इतना आसान नहीं था। ये सारा इनको ट्रेनिंग मिला है, हर एक लेवल पर ट्रेनिंग मिली है। और ट्रेनिंग के बाद अभी देखिए जो न्यूज़ आ रहा है, अभी मैं ये भी कहूँगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अब थोड़ा सा शुरू हो गया है। इजराइल दिखाया जा रहा है कि इन्होंने इतना ये सब किया है, उनके वीडियोज़ लेकर के अब इजराइल जारी कर रहा है कि उन्होंने कैसे 7, 8, 9 में क्या क्या किया, 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, और तो बच्चों के साथ और जो बाकी चीज़ें थीं इन्होंने। और अभी हमास से कमांडर अभी तक आके बोले जा रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, हम जो है और बहुत ज़्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। साथ में हिजबुल्लाह ऑलरेडी लेबनान से उसने समर्थन दे दिया है। एक तरह से मैं कहूँगा एक फ्रंट उसने ऑलरेडी खोल दिया है। बिल्कुल। हालांकि लेबनान की सरकार तो ये कह रही है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहें, लेकिन सब जानते हैं कि लेबनान के बिना वहाँ की सरकार चलती नहीं है, हिजबुल्लाह के बिना लेबनान की सरकार चलती नहीं है। यमन से देखिए हूती विद्रोही मिसाइल फायर कर रहे हैं और डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं। बिल्कुल। देखिए आपने मिसाइल फायर कर दिया तो और मिसाइल कहाँ से आएगा उनके पास? बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ से आएगी? हालांकि मार गिराया उस बैलिस्टिक मिसाइल को इन्होंने। एरो 3 अपनी एंटी मिसाइल इजराइल ने करके पहली बार इस्तेमाल किया है मिसाइल, और इनको करना पड़ा क्योंकि ऐसी जो है सुरक्षा की जरूरत थी। तो हम उधर से हौती वाले आ गए हैं, सीरिया उसी के थ्रू आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं यमन से होती आ रहे हैं, और सीरिया से भी जो है वहाँ पर ये चल रहा है। सीरिया भी इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, डायरेक्टली तो कोई नहीं आया, डायरेक्टली अभी नहीं आया, बट थ्रेट तो है। ईरान भी देखिए, ईरान पहले डायरेक्ट था, लेकिन अब ईरान डायरेक्टली मेरे इस ख्याल से नहीं आना चाहता, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ईरान ने धमकी जरूर दे रहा है कि हम और ज़्यादा दिखाएंगे। तो ईरान को क्या अमेरिका वाली चिंता है? देखिए बिल्कुल चिंता है, बिल्कुल चिंता है अमेरिका की, बिल्कुल चिंता, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए उसके आसपास अमेरिका के बहुत बेसेज हैं, और लेटेस्ट अभी पर्शियन गल्फ में अमेरिका की चली गई है नेवल शिप, मेडिटेरेनियन में ऑलरेडी है, रेड सी में ऑलरेडी है, और 12 जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, बहरीन से लेकर के और इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, आप सऊदी, अपना UAE, जॉर्डन, इजिप्ट, सब में अमेरिका के बेसेज हैं। कतर में अमेरिका का देखिए बेसेज हैं, स्पेशल ऑपरेशन कमांड का बेस है, 5th फ्लीट, 6th फ्लीट सब उधर ही हैं। अमेरिका के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में है। तो इतनी बड़े ट्रुप्स के साथ और
अमेरिका ने देखिए एक और चीज़ थी, मैं हम लोग जो डिले किया ग्राउंड ऑफेंसिव, ज़मीनी युद्ध, अमेरिका अपने आप को मजबूत करना चाहता था। उसने पैट्रियट मिसाइल्स की कई बैटरीज ले आके डिप्लॉय कर दी हैं वहाँ पर। उसने IDF जो इनके स्पेशल फोर्सेज आ गई इजराइल में, उन्होंने उसकी जो UAVs हैं, ड्रोन्स, वो जो है चल रहे हैं इनको इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। और अभी देखिए सीरिया में एक मार गिराया गया ड्रोन, जिसमें कहा गया कि UAV था इनका, अमेरिका का, कि भाई ये तो इंटेलिजेंस वो कर रहा था, हम इसको मार गिराए हैं। तो ये चीज़ आ गई है काफ़ी। तो अमेरिका भी मजबूत, अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। और ईरान को लगा कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में तो मुश्किल हो जाएगा। होड़ क्या मची है देखिए इसमें, अरब देशों में कौन अरब देशों का लीडर बने। अमेरिका कुछ और कोशिश कर रहा था, वो आप देखिए UAE और सऊदी अरेबिया को लेकर के मिला करके और इजराइल के साथ मिल करके उनको लीडर बनाने की कोशिश कर रहा था। टर्की जो है अपने आप में लीडर बनना चाहता है। लेकिन एक बात आपको ये भी देखनी पड़ेगी, टर्की ही है जो कि नाटो मेंबर है। हाँ, वहाँ पर भी अमेरिका का बेस है, काफ़ी बड़ा बेस है। कहाँ, यहाँ तक कहा जाता है कि वहाँ पर अमेरिका का B-61 जो न्यूक्लियर बॉम्बर है वो भी वहाँ पर पोजीशनड है। तो काफ़ी बड़ा बेस है। लेकिन वो जो है समर्थन में आ गया है इसके, इजराइल का विरोध कर रहा है और हमास का समर्थन। और इसके साथ बाकी जो देश हैं आप देखिए, छोटे मोटे और छोड़िए, पाकिस्तान भी उसमें समर्थन करके आ गया है। तो अब ये पाकिस्तान, तो इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। देखिए वो तो है, आप तो देखिए अमेरिका, इंडिया में क्यों, USA में लोग कर रहे हैं, UK में, जर्मनी, इटली, देखिए वहाँ पर जितने इन्होंने सो कॉल्ड शरणार्थी और बाकी लोगों को बुलाते गए हैं, वो सब अब खड़े हो रहे हैं वहाँ पर। तो मुश्किल तो वहाँ हो रही है। आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ परसों, एक सीनेटर जिसने फ़लस्तीन के समर्थन में बोला कि वहाँ हो रहा है और क्या है, वहाँ पर वहाँ की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, उसको बाकी 101 सेंटर्स ने उसको वो कर दिया, अपना सेंसर किया वहाँ पर। तो ये आवाज़ तो उठ रही है बिल्कुल वहाँ भी। लेकिन अरब वर्ल्ड में ये एक नहीं है, हर एक चीज़ चाहता है कि कैसे हम ये करें। और देखिए आज ही वहाँ मीटिंग भी हो रही है इसकी, अरब कंट्रीज़ की। वो भी किस में हो रही है, इसमें सऊदी अरेबिया में हो रही है, जेदा में लोग इकट्ठे हो रहे हैं इसी के ऊपर। तो ये एक चीज़ है जो कि वहाँ चल रही है। और ये सपोर्ट जो हमास को मिल रहा है, उससे उसका मनोबल कम होने की जगह बढ़ रहा है। चाहे डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले, चाहे डायरेक्ट मिले इनडायरेक्ट मिले, मिल रहा है, ये सपोर्ट मिल रहा है। और एक देखिए सिर्फ सपोर्ट से नहीं होता, सपोर्ट के साथ उसको पैसे तो सब देते रहे हैं पहले। हाँ। इजराइल भी देता रहा है, तो मैं मॉनेटरी सपोर्ट तो मिलता ही रहा है, बहुत है उसके पास। बट उसके पास जो ये आर्म्स एम्युनिशन का जखीरा है, उसने इतना इकट्ठा कर लिया कि उसको अब डर नहीं है। उसको लगता है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए जो आपने कहा कि उसको क्यों है, तो मैं कहूँगा ये सारा समर्थन है, सिर्फ एक नहीं है। अरब देशों का, उसकी ट्रेनिंग और उसका जो मोटिवेशन जो कर रखा है, और जो उसके पास जो सामान, साजो सामान है, ये सारे उसके मोटिवेशन है, जिसकी वजह से वो घुटने नहीं टेक रहा है अभी। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ें हैं, मतलब अगर कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन ने जहां दुनिया के लिए सप्लाई चेन को बाधित किया, महंगाई को बढ़ाया, वहीं अगर देखा जाए तो इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो कई देशों की कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल। ये देखिए एक नई वॉरफेयर शुरू हो गई, वो है टेररिस्ट वॉरफेयर। बिल्कुल। और ये टेररिस्ट वॉरफेयर, टेररिस्ट जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अगर ईरान समर्थन कर रहा है, खुला समर्थन दे रहा है, लेबनान या कोई भी देश अगर सीरिया खुला समर्थन दे रहा है, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया कि हम अपनी फौज नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करेंगे। जो हमारी सेकेंड लाइन वो भी फौजी है, उसको हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये एक जगह नहीं है। आप ये देखिए कि रूस में क्या था, चेचनिया से वो सब आए थे लड़ने के लिए, और फेमस इनका था जो इनके साथ जिसको उन्होंने खुद ही मार गिराया उसमें, जो एयरक्राफ्ट क्रैश में। बिल्कुल। तो ये तो ग्रुप्स थे, लेकिन यहाँ पर तो, वहाँ तो फौज भी थी रूस की, लेकिन यहाँ तो किसी की फौज नहीं है। ये तो एक टेररिस्ट ग्रुप को लेके चल रहे हैं। और बिल्कुल सही है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे वॉरफेयर से हमें बचना पड़ेगा, और हमें इसके लिए बचना नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ होने ना पाए। और खास करके चीन और पाकिस्तान जैसे कहीं भी, बिल्कुल हम तो बिल्कुल सही है, हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हमारे साथ ये चीज़ हो सकती है। इसके लिए हमें
हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और जितनी एजेंसीज हैं, पहले जब हम कहते थे कि फौज है, सिर्फ फौज से ही कहने से नहीं होगा, जितनी बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं और आम नागरिक को भी कि भाई ये आदमी है, ये है कौन जो आ रहा है हमारे पास। आपने देखिए इजराइल ने 18,000 पैलेस्टीनियंस को वर्क परमिट दिया था 6 साल पहले, सिर्फ इसलिए कि ठीक है आगे काम करना, उनको खुला छोड़ दिया। वो आ रहे थे, जा रहे थे उन्हीं चेक पॉइंट से, जिसका सारा डाटा इन्होंने लिया, हमास ने सारी इंटेलिजेंस ली, उन घरों की जो आसपास के थे जहां पर उन्होंने फायरिंग की, हर एक की इंटेलिजेंस ली और तब वो पहुंचे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है आपका कि हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचने और प्लानिंग करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, और जागरूक रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, और हमने युद्ध को लेकर काफ़ी चर्चा की, व्यापक चर्चा की, लेकिन युद्ध विराम की संभावनाएं और कहीं ना कहीं इजराइल पर इसका दबाव भी बढ़ रहा है कि युद्ध विराम करो, लेकिन इजराइल तैयार नहीं हो रहा है और इसमें उसे अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर युद्ध विराम होता है तो क्या कुछ हो सकता है? कि देखिए, युद्ध विराम, दो बातें हो रही हैं जो चल रही हैं। एक तो युद्ध विराम जिसे सीज फायर कहते हैं, बिल्कुल, और दूसरा कह रहे कि पॉज, कि थोड़ी रोकी जाए थोड़ी देर के लिए, मानवीय सहायता के लिए। और देखिए आज तक देखा जाए तो करीब 11,000 के आसपास लोगों मर चुके हैं जो रिकॉर्डेड हैं, बिल्कुल, फिलिस्तीन के। इजराइल का तो अलग है जो पहले हो चुका, बट और उसमें यह है कि 70% देखिए बच्चे और औरतें नॉर्मल, हैं। हाँ, औरतें बच्चे हैं। बिल्कुल। कोई ये नहीं बता रहा है आज तक, ना इजराइल, ना हमास, ना यूएनओ, कि हमास के कितने मरे हैं। जिस हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने ये युद्ध छेड़ा है, उसके कितने लोग अभी तक मारे गए। कमांडर का तो उन्होंने बता दिया कि 30 मारे गए, लेकिन बाकी कितने मारे गए? क्या उनका खात्मा, जो इजराइल के ही कहता है कि 30,000 के आसपास है, कोई कहता है 40,000 हमास के मेंबर हैं, तो उनमें से कितने ख़त्म हुए? अगर ख़त्म नहीं हुए और 10,000, 11,000 अगर सिविलियंस और औरतें बच्चे मारे गए, निरीह जो कुछ कर नहीं सकते, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, न उन्होंने कुछ किया होगा। हाँ, ये जरूर किया होगा, हो सकता है उन्होंने हमास को सपोर्ट किया होगा या हमास को सपोर्ट करने पर मजबूर हुए होंगे। होता तो यही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तो यही होता है, मजबूर किए जाते हैं लोग सपोर्ट करने के लिए। तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि है या नहीं है, बट नॉर्मली जो हम लोगों ने देखा है यही होता है। अब वो मारे जा रहे हैं, तो दुनिया भर में कोई नहीं चाहता है ये चीज़ कि ये होना ही नहीं चाहिए। और अगर ये हो रहा है, इसके साथ मैं ऐड कर दूं कि जो इजराइल में भी हुआ वो भी कोई नहीं चाहता है उस तरह का कृत्य होना ही, मतलब कोई समर्थन नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है उसका कोई कुछ नहीं हो कर सकता, उसका जो है उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप छोड़ देंगे फिर अगली बार वो ऐसे करेंगे, तो वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी 20 लाख की पॉपुलेशन थी जो डिस्प्लेस हो गए, उनको जाने की कहीं जगह नहीं है। इजिप्ट अपने यहाँ साइनाई जो कि पूरा डेजर्ट है, इजराइल ने पहले ऑक्युपाई किया था, खाली करके उनको दिया, उनको बोला गया, वो भी लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे यहाँ दो चीज़ से डर रहे हैं वो, कि हमास अगर वो आ गए तो उनके यहाँ भी वो कर देंगे, उनके भी गवर्नमेंट को उठा के फेंक देंगे, कुछ और करेंगे। पहले एक बार वो लोग देख चुके हैं। सीरिया, लेबनान कोई तैयार नहीं है अपना खोलने के लिए कि ठीक है, जो वेस्ट बैंक में गाजा वाले जो इनको नॉर्थ से साउथ भेजा जा रहा है हम ले लें, कोई नहीं तैयार नहीं है। तो ये जो चीज़ है, देखिए इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वही चीज़ एक और हम बात करें लड़ाई की, अगर अभी इजराइल कह रहा है कि हमने नॉर्थ गाजा कैप्चर कर लिया, हमारे कंट्रोल में है, लोग साउथ में चले गए हैं, तो कितने और लोग मारे जाएंगे। अगर नॉर्थ जो गाजा है उसको खाली कराने के बाद 11,000 की मौतें हुई हैं, तो साउथ में जो सारे चले गए हैं और वहाँ पर इजराइल अगर कब्जा करना चाहेगा तो बताइए कितना होगा। दूसरी चीज़, सारे अस्पताल से लेके हर की त्राई त्राई मच रही है कि वहाँ न लोगों के पास खाने की चीज़ें हैं, न पानी है, दवाइयाँ नहीं हैं। बच्चे आप देखिए, मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, अस्पताल पर ही बॉम्बिंग हुई है, भरे पड़े हैं। जो क्रॉसिंग्स हैं वो खुल नहीं रही हैं। इतने दिनों में अभी तक शायद 500 कुछ 26 है कितने ट्रक सहायता लेके आए हैं। वहाँ ज़रूरत है सैकड़ों हज़ारों ट्रकों की। अभी यूएन का देखिए, और किसी को छोड़िए, यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है ये कहना है कि भाई कम से कम 5 दिन का अगर
ब्रेक होगा, तब जा करके कुछ सहायता, जो जरूरी सहायताएं वहाँ पहुँच पाएंगी जहाँ पर पहुँचनी चाहिए। 92 जो है यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स मारे जा चुके हैं, सहायता देने वाले मारे जा चुके हैं वहाँ पर। तो ये स्थिति है और इसलिए ये प्रेशर है, जरूर बहुत बड़ा प्रेशर है दुनिया के सारे देशों का इजराइल के ऊपर, और मैं कहूँगा इजराइल के साथ अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल के साथ है कि नहीं, सीज फायर नहीं होना चाहिए, पॉज होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब अगर हम आए हमास पर, तो हमास तो चाहता है कि ये चीज़ हो कि सिविलियंस अगर आएगा, वो तो कहते हैं हम कोई, हमास ने बोल दिया है कि हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। मतलब सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो मारे जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जब ये होगा और जितना लंबा खिंचेगा उतना इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा इजराइल के ऊपर इसके लिए, और वो अपनी तैयारी करते रहेंगे। उनका खात्मा तो होगा नहीं, लेकिन इनका खात्मा हो रहा है। आप देखिए उनके कमांडर्स कैसे रह रहे थे, कैसे वो खुद टनल में थे, एक भी उन्होंने सिविलियन को पनाह नहीं दी टनल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाहते हैं, खुद अपने लोगों की परवाह नहीं है उनको, जिनके लिए वो कहते हैं कि लड़ रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है कि उनको हम कैसे, अगर होता तो बातचीत करके वो आते इसमें कि ठीक है हम इतने लोगों को जाने देंगे। जहां तक इजराइल का सवाल है, इसमें इजराइल को लगता है कि अगर सीज फायर किया तो हमास अपने आप को दोबारा रीऑर्गेनाइज करके और मजबूत हो जाएगा। अगर उन्होंने रिलीफ ट्रक्स ज़्यादा खोल दिए तो उसके अंदर वो अपने हैं, अपना सामान मंगाएगा, अपना राशन पानी मंगाएगा, अपनी लॉजिस्टिक्स मंगाएगा, और जो युद्ध का साजो सामान मंगाएगा और मजबूत होगा। तो ये इजराइल का जो है वो डर है, जिसको अमेरिका भी सपोर्ट करता है। बिल्कुल। वो कहते हैं जितना ये कम करेंगे उतना जो इनका बढ़ता जाएगा, ये उतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस इलाके में। तो ये जो है इजराइल का है, लेकिन इजराइल ने साथ में ये भी बोला है कि ये पॉज की बात तभी हो, पॉज के लिए भी इजराइल तैयार नहीं है, अमेरिका पॉज चाहता है कि ये रिलीफ मटेरियल जो है पहुंचे। और अभी देखिए फंसे कौन है अभी भी गाजा में, अभी भी अमेरिकन हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप वाले, जो वेस्ट के लोग हैं फंसे हुए हैं, जो ड्यूअल सिटीजनशिप है, कुछ आए गए हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें बाधा है वो है होस्टेजेस की, जिसकी बात अब कोई नहीं कर रहा है। शुरू में इजराइल ने जरूर बताया था कि इन्होंने भी कुछ पैलेस्टीनियंस को कैप्चर किया है, कुछ लिया है, लेकिन अब उसकी बात नहीं हो रही है। हमास भी अब खुल करके नहीं आ रहा है कि कितने हैं। उसने 2-3 तो छोड़े थे शुरू में अमेरिकन, ये सोच के कि शायद उसका असर हो, क्योंकि उनकी अगर डेथ हो गई होती वहाँ तो और मुश्किल होता उसको। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, और जहाँ तक प्रेशर है दुनिया पर, हमेशा प्रेशर है कि बाकी सब जगह आप बात करते रहे हैं, पूरा इन्होंने अमेरिका जो रूस और इजराइल की लड़ाई में तो यही बात हुई कि इतना सिविलियंस मारे जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके ऊपर सारी चीज़ें चली, और यहाँ पर जो है उस चीज़ का असर नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर त्रासदी है। और पॉज ज़रूरी है अगर मानवीय मदद देनी है, या फिर अगर दोनों अगर हैं, अरब देश भी जो इतना वो कर रहे हैं सबसे आगे कि भाई इतना नुकसान हो रहा है, नहीं होना चाहिए, वेस्ट भी कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो इनको मिल करके एक जगह ढूंढे सुरक्षित, जहाँ पर कि ये जितने भी सिविलियंस हैं, बाकी लोग हैं, जाएं, और ये वहीं हासिल हो सकता है। या तो इजिप्ट एग्री करे, या लेबनान एग्री करे, या सीरिया या जॉर्डन एग्री करें, जो अभी तैयार नहीं है इसके लिए। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी सीरियसली इसके ऊपर तैयार हो रहा है। सीरियसली अभी इस पे बात ही नहीं हो रही है, सीज फायर या पॉज। हालांकि देखिए आज अभी की जो है जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्लिंकन, वो तीसरी दौरा कर रहे हैं। वो इजराइल में गए थे, वो जो है अपना इजिप्ट गए, वो कतर गए, वो अभी उसमें जॉर्डन और उसमें जाएंगे, अपना इजिप्ट में भी जाएंगे। बात चल रही है, बैक चैनल चल रही है। इनफैक्ट देखिए विलियम बर्न्स CIA के डायरेक्टर 3 दिन से वो आए हुए थे, वो भी जो है इन देशों में गए हैं, इजराइल से आकर के बाकी देशों में भी गए हैं, इजराइल को बताने के लिए, उनको एडवाइज करने के लिए कि कैसे सिविलियंस कैजुअलिटी कम करें। ऑलरेडी उनके पास 2 अमेरिकन जनरल्स मौजूद हैं, बिल्कुल, जो काफ़ी दिनों से हैं और उनको बता रहे हैं। अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस यूनिट्स वहाँ तैयार हैं, ऑलरेडी इंटेलिजेंस गेन कर रही हैं गाजा में मिनिमाइज करने के लिए। अब विलियम बर्न्स जो है कतर जा रहे हैं, और देखिए सारी डिप्लोमेसी कतर में हो रही है।
मैंने आपसे कहा था कि कतर में स्पेशल ऑपरेशन कमांड अमेरिका का है, बहुत बड़ा बेस है उनका, लेकिन कतर में ही हमास का हानिया भी मौजूद हो रहता है जो बात करता है वहाँ पर मीडिएशन की। वहाँ पर फजलुर रहमान जो है पाकिस्तान का जाता है बात करने के लिए वहाँ पर। तो आप देखिए कि अगर सेंटर आज की तारीख में देखा जाए तो ये कतर बना है। वहाँ पर ज़रूर इस समय बातचीत चल रही है और बातचीत का मुद्दा जो है वो रुक रहा है कि कितने पहले हमास ने बोला था कि वो नॉन जो फौजी हैं, सिविलियंस हैं, प्योर होस्टेज उनको छोड़ेगा। उसके बाद ये हुआ कि नहीं सभी को छोड़ना है। जब उसको पता लगा कि इन्होंने इतने कैप्चर कर लिए हैं, 5700 तो शुरू से था बिल्कुल पैलेस्टीनियंस जो इजराइल के जेलों में थे। उसके बाद पैलेस्टीनियंस ने कितने पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने पकड़ा हुआ है और कितने इनके हमास को लड़ाकों को पकड़ा है वो भी है। अब हमास के कमांडरों को चाहता है इजराइल कि उनको जो है पकड़ा जाए अपने उसमें। वो वॉरफेयर भी अभी चल रही है कि ये नेगोशिएशन की बात आएगी। हालांकि कायदे में तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल चाहेगा कि कमांडरों को ऐसे छोड़ देगा, क्योंकि वो फिर जा कर के ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन हाँ, अमेरिका, वेस्ट और मैं ये भी कहूँगा अरब कंट्रीज भी ये चाहते हैं कि ये पॉज हो, कि सिविलियंस का नुकसान नहीं हो, और अदर सभी चाहेंगे। लेकिन ये मिल बैठ के बातचीत से ही ये निकल पाएगा। और हमने बताया कि क्यों हमास राजी नहीं है, क्योंकि हमास का तो पूरा फ़ायदा है इसमें दोनों तरफ से। वो अपने आप को बढ़ाता रहेगा और कहेगा कि ये तो सिविलियंस को मारे जा रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। और इजराइल का ये है कि जल्दी नहीं हुआ तो फिर इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा इसको कम करने के लिए। तो ये कारण है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगेन बात वही है कि बातचीत से ही ये हो सकता है, क्योंकि अगर इजराइल ये कह रहा है कि हाँ अगर जो हमारे हॉस्टेज हैं वो छोड़े जाएं तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो दोनों को देख करके, और जो बीच के हैं अमेरिका हो, वेस्ट है, अपने उनको मिल करके बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा कर रहे हैं और अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों में तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। दरार साफ तौर पर देखने को मिलती है, चाहे वो कई वजहें उसके लिए हो सकती हैं। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार एक साथ आते रहे हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का चीन दौरा किस नज़रिए से महत्वपूर्ण है और क्या कुछ भविष्य में नई जो राजनीति, अगर कह सकते हैं रणनीति, वो देखने को मिल सकता है वैश्विक स्तर पर? अंकित, मैं शुरू में ही इसका जरा समरी दे दूंगा। हाँ, ये इस विजिट से एक चीज़ बड़ी साफ आ गई है कि जो दो देश हैं ना, हाँ, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को पसंद करें। बिल्कुल। जहाँ ट्रेड की बात आती है, जहाँ इकोनॉमी, अर्थ, हम अपने शब्दों में अर्थ बोलें, बाकी जगह चलिए अर्थव्यवस्था हो सकता है। तो जहाँ अर्थ की बात आती है ना, वहाँ जरूरी नहीं है कि ये दिल मिले ना मिले, हाथ मिल जाए, वही बहुत है। एग्जैक्ट वही यहाँ पर है। अब आप देखिए, कहा तो इनसे ये गया, जो ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि ये गए हैं दो चीज़ों से। एक तो बुलावा, दूसरा का था कि ये 50 साल पूरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री जब ये चीन आए थे। तो 50 साल उसके, वो 50 साल पूरे हुए हैं उसमें ये गए हैं। तो ये मतलब एग्जाम्पल दिया गया उसमें। जो आपने कहा, हम अगर पीछे चले तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो शुरू से चीन से इसका मतभेद रहा है। बहुत भी पीछे नहीं जाएंगे, आप कोविड में आइए। 2019 में ऑस्ट्रेलिया पहले देश में था जिसने ये बोला कि कोविड-19 में चीन के खिलाफ जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसी में चीन बौखला करके चीन ने उसके ऊपर कई ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए थे थोड़ा आगे करने के बाद। उसके बाद देखिए, चीन जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, जो चीन की नीति है साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में, उसका बिल्कुल विरोध करता है। बिल्कुल। ये जो ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, पहले तीन ही थे जो कि ऑकस बना करके, और एम क्या था, इंडो पैसिफिक में चीन का विरोध करना और अपनी तैयारी करनी, जिसमें बाद में भारत भी आया तो क्वाड बन गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी थी। और ये जो इसके बावजूद आप देखिए कि ये 3 दिन की इनकी विजिट हुई, 4 से लेके 7 तारीख तक। और ये विजिट
में जा कर के शी जिनपिंग से भी मिले और उनके प्रधानमंत्री से भी मिले वहाँ पर। और इससे पहले अमेरिका भी काफ़ी पहले गए थे, उस समय इन्होंने बोल दिया था कि वहाँ जाना था। तो ये बेसिक कारण जो था इनके पास वो सिर्फ हम जो बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था ही है। आप देखिए हुआ क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट है खास करके आयरन ओर का, ये जो चिप्स के लिए जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का लार्जेस्ट कहते हैं भंडार वहाँ है, ऑस्ट्रेलियन कोल है, आयरन ओर है, ये काफ़ी ज़्यादा। और इसका 50% जो है, खाली यही नहीं, टोटल इनका जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का 50% ये जाता था चीन को। चीन ने जब ये 2019 में इन्होंने एक किया था, इसके अगेंस्ट बोला था उन्होंने कोविड में चीन के विरुद्ध, तो बाद में चीन ने और एक और चीज़ थी जो वाइन एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था ऑस्ट्रेलिया से चीन में, तो वहाँ पर चीन ने 118% से लेके 210% तक टैरिफ बढ़ा दिए थे इनके ट्रेड के ऊपर, और उसमें जो है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और एक अगर 2020 का आप कंपैरिजन लीजिए तो जहाँ 50% ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट चीन को जा रहा था, अमेरिका और इंग्लैंड का सिर्फ 9 और 7% था। पैसे में जरूर ज़्यादा था, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया छोटा है, अमेरिका से तो नेचुरली वो होगा, बिलियंस में हम नहीं जा रहे हैं, बट हम जा रहे हैं परसेंटेज पर। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान हो रहा था, और चीन को भी, चूँकि सिलिकॉन तो देखिए बेसिक वो है चिप्स मैन्युफैक्चर में। तो ये जो है लिथियम, देखिए लिथियम तो कहा जाता है कि लार्जेस्ट, इनफैक्ट सिलिकॉन उतना नहीं है जितना कि लिथियम का लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑस्ट्रेलिया में है। हमने भी उनसे किया कोल और इसके लिए। तो ये जो चीज़ें मुख्य थी जिसको एक्सपोर्ट करना जरूरी था, इसी से पैसे मिलते थे ऑस्ट्रेलिया को, और चीन के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये एक वजह थी जिससे कि ये जो इनको लगा कि हम इसके वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में हम मतभेद को हमें दूर करना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। और मैं मान के चलूँगा कि इसमें अमेरिका का भी समर्थन इनको होगा, क्योंकि अमेरिका ऐसे कंसेशन देता रहा है इनको, जैसे भारत को भी दिया था रूस से जारी रखने के लिए। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पहले गए थे, इस विजिट से पहले अमेरिका के होके आए हैं, तो मैं मान के चलूँगा कि वहाँ भी इस बारे में बात हुई होगी। और इस वजह से जो रीजन है मुख्य आर्थिक, जिसकी वजह से आए हैं, इन्होंने आपस में बातचीत की है, और इन्होंने रिवाइव किया कि भाई अभी लीडर्स डायलॉग कहते थे, कोई ना कोई लीडर आपस में बात करें। उनमें मेंशन नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ही लेवल पर होगा, बतौर डायलॉग ये जारी रखेंगे। और ये जो इनकी बातचीत है, इनका कहना है कि एक हेल्दी आपस में बातचीत हुई है जो होते रहना चाहिए। और उन्होंने शी जिनपिंग को भी इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर आता है कि भाई अगर इतनी आगे संबंध बढ़ रहे हैं तो फिर इंडो पैसिफिक का क्या होगा, जो गठबंधन हो रखा है क्वाड का, उसका क्या होगा। और ऐसा भी नहीं है कि विद इन ऑस्ट्रेलिया सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का, ट्रेडर्स और बाकी लोग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सवाल आर्थिक है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टर है उसको ये दे रहे थे। लेकिन हो सकता है कि कोई और वाया मीडिया तब तक निकले अमेरिका से, चाहे भारत से, या कहीं भी जहाँ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ें हों, जहाँ पर ये ज़रूरत बढ़े, तब शायद थोड़ी कमी ये करें। क्योंकि अमेरिका ने तो अभी भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं चीन से, लेकिन फिर भी देखिए अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है आर्थिक क्षेत्रों में। बिल्कुल। और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी वगैरह सब विजिट कर चुके हैं चीन। बिल्कुल। CIA डायरेक्टर भी वहाँ गए हैं। तो ये सारे विजिट कर रहे हैं, बट वो मुख्य चीज़ तो आर्थिक ही थी उस पर, जो कि ये बातचीत पूरी तरीके से इस यात्रा का मकसद ही अर्थव्यवस्था बिल्कुल रहा है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ही रही है मकसद। और चूंकि दुनिया में देख रहे हैं आप कि यूक्रेन और इस लड़ाई से कितना अर्थव्यवस्था नीचे गई है बाकियों की, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी था कि ये वहाँ जाएं और अपने जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये एक्शन लें। कब तक रहेगा, कितना चलेगा,
और वही लेकिन मैंने एक और चीज़ है ना, एक और सवाल उठता है, क्या ऑस्ट्रेलिया की ओर से फ्यूचर को देखते हुए डैमेज कंट्रोल किया गया? देखिए क्वाइट राइट हो सकता है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया अभी भी इंडो पैसिफिक लेकर के मैं कहूँगा सशंकित तो है चाइना से, चीन से, कि चीन जो है जिस तरह से वहाँ हरकत कर रहा है आगे जा कर के, आपको पता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमारे यहाँ तो 320 में कौटिल्य ने बोल दिया था बिल्कुल कि कोई भाई भाई नहीं होता। बिल्कुल। तो वो चीज़ तो है, आज है, कल का कुछ पता नहीं कि क्या सिचुएशन आएगी, बट आज जो सिचुएशन है पूरी तरह से आर्थिक है, जिसकी वजह से ये विजिट हुई है। और इस मायने में एक ये भी है कि ये कोई नहीं कह सकता कि चीन अलग थलग है बिल्कुल रूस को सपोर्ट करने से या बाकी चीज़ों से। और एक रीजन ये भी था कि जब अमेरिका खुद ही चीन के पास इनके लोग जा रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों ऑस्ट्रेलिया भी जा नहीं, सकते हैं। जर्मनी के चांसलर ने भी विजिट किया था। बिल्कुल। तो ये लेकिन प्योरली मैं कहूँगा कि आर्थिक है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि रणनीतिक या स्ट्रेटजिक कोई और चीज़ होगी। हम उस मुद्दे पर जाते हैं जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से लगातार हम करते रहे हैं सर, और एक बार वही सवाल, रूस और यूक्रेन, वर्तमान स्थिति क्या है, आगे की स्थिति क्या होगी, पीछे से सबक क्या लिया गया, और कहीं ना कहीं वैश्विक रुख इसको लेकर अभी क्या है? बिल्कुल सही है, हम लोग तो शुरू से इसको करते आ रहे हैं इसमें, और हर एक चीज़ हम देखते आ रहे हैं। और जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा नीचे हो गया। आप देखिए इसकी बात कोई ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि एक जीवंत मामला है, एक समाप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है, और इसके रणनीतिक दूरगामी या बाकी परिणाम क्या होंगे हम थोड़ा आगे बात करेंगे अगले उसमें। बट इस समय जो है देखिए, वहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे पिछले 6 महीने से, हम कह रहे हैं कि एक तरह से कॉम्बैट फटीग, या जिसे कहते हैं कि युद्ध की जो फटीग है लोगों में, थकावट एक तरह से कहा जाए, युद्ध की थकावट सी लोगों में आ गई है। लोगों में ही नहीं, देशों में आ गई है। वेस्ट के लोग कह रहे हैं, अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतने देते रहे, साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर क्यों, ये तो कहिए कि आप 2 साल होने वाले हैं। बिल्कुल। 2-3 महीने में तो 3 महीने में 2 साल हो जाएंगे, और मिला क्या? ओवरऑल जो करोड़ों बिलियंस डॉलर्स जो खर्च हुए, जिससे पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, अमेरिका अभी संभल नहीं पा रहा, उसकी अर्थव्यवस्था का यही हाल है। लेकिन उससे मिला क्या? इतने सैंक्शंस लगाए, रूस की अर्थव्यवस्था तो चली जा रही है, रूस को फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो ये कहूँगा एक तरह से रूस का फायदा हुआ है। बिल्कुल। जो चीज़ें वो आसानी से बाहर से ले करके अपनी युद्ध का सामान बना रहा था, उस मामले में अब वो आत्मनिर्भर, मैं भारत की लैंग्वेज ले रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री की, कि एक तरह से वो आत्मनिर्भर हो गया है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें उसको चीन से मिली, जिस पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, छोटी मोटी चीज़ें वो लेता रहा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गया। ड्रोन्स देखिए, वो कह रहा है वो तो आत्मनिर्भर हो गया, वो पूरे अपने बनाएगा, हजारों बनाएगा, जो पहले नहीं था। पहले उसने चीन से ईरान से लिया, हमको पता है। तो शेल्स उसने नॉर्थ कोरिया से लिया आर्टिलरी के, लेकिन अब जो है वो अपने खुद बनाएगा। तो अब वो इसमें और आत्मनिर्भर हो रहा है। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ा है, पड़ा है उसको, लेकिन उतना नहीं पड़ा जितना कि सोचा जा रहा था। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ रही उस मोर्चे पर। दूसरा, इसी मोर्चे पर अगर हम थोड़ा और बात करें वेस्ट की, तो अभी तक संभल नहीं पाए हैं। उनको अपनी सुरक्षा की, वो दोनों आर्थिक और सैनिक सुरक्षा, रणनीतिक सुरक्षा कहिए, दोनों का डर सताने लगा है। अब उन्होंने ये भी देखा कि दुनिया के जो बाकी देश हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे कि भाई ये हमारी मदद करेंगे, वो दूसरी जगह अब ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से करें। और अपने, जैसे भारत ने कहा कि ग्लोबल साउथ की बात कर दी, बाकी देशों की बात कर दी, नेबर्स फर्स्ट की बात कर दी, कि हम चाहते हैं कि हमारे नेबर्स जो हैं हर तरह से सुरक्षित और आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहें। तो ऐसी भावना अगर आएगी तो फिर वेस्ट और इन कंट्रीज का तो मतलब नहीं रह पाएगा। मैं नहीं कहता कि बहुत जल्दी, बिल्कुल, क्योंकि अभी भी उस लेवल पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन भारत जैसे देश अगर उन्नत किस्म के हथियार कम रेट पर देंगे तो हर एक देश तैयार होगा, उनको मिलेगा। खाद्यान्न जो है देखिए यूरोप को असर कर गया, लेकिन हमें भारत में नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं
जिसकी वजह से ये इस लड़ाई का अब वो कुछ असर इतना दिखता नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल परेशानी जिन्होंने सपोर्ट किया उनको परेशानी जरूर नज़र आ रही है। बिल्कुल। अगर हम ग्राउंड पर जाएं तो देखिए अभी भी इनकी जो काउंटर ऑफेंसिव कही जा रही थी जो 6 महीने से चल रही है उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं मिला इनको। बहुत मुश्किल से 3 या 4% ज़मीनें ले पाए हैं। 20% लैंड तो ले लिया था रूस ने, ये कहते हैं 5% इन्होंने लिया, उसमें 5% कुछ तो रूस खाली करके पीछे हट गया था और वहाँ जा कर के उसने अपनी पूरी डिफेंसेस तैयार कर ली। बिल्कुल पूरी डिफेंसेस तैयार की, अपने आप को मिलिट्री रूप से मजबूत भी किया और इसके साथ साथ कुछ बड़े उन्नत हथियार जो बहुत बाद में अमेरिका और उन्होंने दिया वेस्ट ने, जैसे लेपर्ड टैंक्स, अब्राम टैंक्स, पैट्रियट मिसाइल, एक आर्मी अटैक जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल वगैरह दी, उनको रूस ने डिस्ट्रॉय करके दिखा दिया। कहा जाता था कि इनको तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसी मिसाइल भी डिस्ट्रॉय कर दी जो अब वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस डर से कि वो कर दिया तो बाहर तो कोई लेगा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई। तो यही है कि अभी जो है जहाँ तक रूस है वो अपनी स्थिति पूरी मजबूत कर रहा है कि जहाँ तक है वहाँ से तो कोई इसको हिला नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरा वो जो है टारगेट कर रहा है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, बाकी चीज़ें, जिससे कि अब ये इतनी जल्दी यूक्रेन उठ नहीं पाए। और जो उसने बेसिक जो अभी लड़ाई चल रही है, देखिए लांसेट ड्रोन्स उन्होंने बनाया है जो कि बहुत इफेक्टिव ड्रोन्स हैं, वो चल रहे हैं। आर्टिलरी फायर चल रहा है। मिसाइल्स जहाँ ज़रूरत पड़ती, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब कम है। एयर तो बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता, बट मिसाइल्स और स्टैंड ऑफ अटैक ज़्यादा हैं आर्टिलरी और इनसे। उसने जो 3 लाख अपने कॉन्स्क्रिप्शन की थी उनको अब उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, टाइम मिल गया, उसने 9 महीने में ट्रेनिंग करके उनको भी लगा दिया। आधों को लगा चुका था पिछले महीने, कुछ और अभी अगले 1-2 महीने में लग जाएंगे। तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है वहाँ पर रशा की। और जो उसकी मतलब मिलिटरली भी स्ट्रांग हो गया है और आर्थिक रूप से मैं कहूँगा कमज़ोर नहीं हुआ है। 2 चीज़ें इसके उसमें आ गई हैं। यूक्रेन का जहाँ तक सवाल है, यूक्रेन को देखिए अभी आर्थिक तो वैसे ही नहीं था, ना है। आर्म्स एम्युनिशन कम हो गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ज़ेलेंस्की आपने 3 दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा, आगे जाके अपने लोगों को बोल रहे हैं, सैनिकों को, कि भाई बहुत लंबा युद्ध है, मोराल मत डाउन करो, ऐसी चीज़ होती रहती है। लोग हमसे पूछ रहे हैं बाहर के लोग कि क्यों नहीं हमारे काउंटर ऑफेंसिव का रिजल्ट मिला। वो कह रहे हैं कि देखो इतिहास में ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। मतलब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके खुद के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग उनकी जो सेना है, उनका मनोबल गिर चुका है। और वही जो हम बात कर रहे थे वॉर फटीग की, वो आ गई है। लड़ाई से थक रहे हैं वो। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये एक अच्छी नहीं दिखा रही हैं जहाँ तक यूक्रेन के बारे में है, क्योंकि नाटो की सेना तो लड़ने आएगी नहीं। सामान तो दे सकते हैं वो, लेकिन इस्तेमाल इन्होंने करना है। जो ब्रिगेड्स या जो इनके बहुत फाइटर माने जाते थे, जिनकी ट्रेनिंग दी गई अमेरिका और बाकी जगहों पर, वो भी पीछे हट रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूक्रेन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। खास करके जो डिप्लॉयमेंट है रूस का, जो वेपन्स है उसके, लैंड माइनिंग उसने इतनी कर ली है कि ये टैंक्स इनके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये खुद नहीं जा पा रहे हैं आगे। और जैसे हमने पहले बात की, लॉट ऑफ इनके कई आर्म्स एम्युनिशन नष्ट हो चुके हैं जो कर दिया इन्होंने। और जो अगर देखा जाए करप्शन, देखिए अभी भी इनके यहाँ हुआ 2-2, 3-3 बड़ा मुद्दा बन गया, बहुत मुद्दा। बिकॉज ये कहा जा रहा है कि जो एड इतना आ रहा है वो तो इसमें जा रहा है। वही एक चीज़ अमेरिका तक पूछा जा रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, इनकी ऑडिट क्यों नहीं हो रही है, कि इनको हम सब दिए जा रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और देखिए अभी निप्रो रिवर और खेरसन का जो एरिया है उस बैंक तक तो ये हैं, लेकिन अद्विक और कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि अब लग रहा है कि बहुत जल्दी रूस का कब्जा हो जाएगा और ये अपने उसमें आगे बढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, एक चीज़ सिर्फ हुई है स्ट्रेटेजिक लेवल पर कि यूरोपियन यूनियन ने ज़रूर बोला है, न्योता दे दिया यूक्रेन को कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको, आप फॉर्मेलिटीज़ कीजिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता कि कुछ और यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल। और कुछ उम्मीद भी नहीं है। जो
मिडिल ईस्ट का है, नेचुरली वहाँ पर तो हो ही गया है। और लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी जरूर चल रही है, क्योंकि रूस भी अब उतने एग्रेसिव होकर आगे एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव होकर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ जरूर बातें चल रही हैं जिससे कि ये कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ बने, और अंततः मुझे लग रहा है कि यूक्रेन को मजबूर हो करके 2 साल पूरा वो अपना एरिया छोड़ना ही पड़ेगा। कब तक ये चलेगा ये मुझे लग रहा है कि चूंकि नेक्स्ट ईयर है अमेरिका में इलेक्शन, तब तक तो मुझे नहीं लगता ख़त्म होगा। इलेक्शन से पहले ज़रूर हम अपनी बात करते हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्शन के टाइम बहुत कुछ होता है, वहाँ भी मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के टाइम में तक ये चाहे ये है या इवन मिडिल ईस्ट वाली कहानी जो है चलेगी और उसके बाद ही जा करके उस समय शायद कोई सलूशन बिल्कुल निकल पाए। तो सर, सौरपथ कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, हमसे इतनी सारी बातें की, इतनी जानकारी दी वैश्विक स्तर पर, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।